बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 173 मुलाहिज़ा फरमाएं। नाश्ते के बाद वास और रुस्तम एक बार फिर गौर व फिक्र में मसरूफ़ हो गए। वास ने गुड़गुड़ी का कश लेते हुए कहा, क्या ख्याल है रुस्तम, क्या हम इस मामले में मालिना को इस्तेमाल नहीं कर सकते? तुम्हारा मतलब है कि अग्यारे में शूतम की आजमाइश के लिए मालिना को भेजा जाए? मैं सिर्फ मशवरे के तौर पर यह बात कह रहा हूँ, वास जल्दी से बोला। वैसे मैं ये भी जानता हूं कि इस काम में बहुत रिस्क है, लेकिन ये बात है कि मालिना एक होशियार लड़की है। उसकी खूबसूरती किसी भी मर्द के लिए इम्तिहान साबित हो सकती है। मैंने रात को बहुत देर तक सोच विचार किया है। मेरे अंदाजे के मुताबिक मैं ऐसी राह निकाल सकता हूं कि मालिना या कोई भी दूसरी औरत राजदारी से अग्यारे में पहुंच जाए। क्या करोगे तुम? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। शूतम खान अग्यारे में जाने के बाद उसके बैरूनी दरवाजे को अंदर से कुंडी चढ़ा देता है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस 30,000 साल पुराने दरवाजे की कुंडी को बाहर से कैसे गिराया जा सकता है। दरवाजे के दोनों पट के दरमियान जो दर्ज है, मैं वहां से ये काम कर सकता हूं। चलो ये तो एक अलहदा मसला है, लेकिन सोचने की बात यह है कि मालिना ये रिस्क कैसे ले सकती है। अभी तो सामी खान वाला मामला भी लोगों के ज़हनों में ताज़ा है, मगर इस मामले में भी मालिना का तो कोई कसूर नहीं था। वास ने कहा, सब जानते हैं कि जो किया सामी खान ने किया। वो मालिना को गोली मार देता तो मालिना ने क्या कर लेना था? सामी ने उस खूबसूरत औरत की जान बख्शी की और उसके बदले उसे अपने पास रख लिया। खूबसूरत औरत का कसूर सिर्फ यही होता है कि वो खूबसूरत होती है। जरूरी नहीं कि उस पर एक मर्द ही मरे, कई मर्द उस पर फरीफ्ता हो सकते हैं। रुस्तम ने गहरी सांस लेते हुए पहलू बदला। चलो फर्ज कर लेते हैं कि मालिना किसी तरह अग्यारे में शूतम खान के पास पहुंच गई और तुम्हारी रिसर्च के मुताबिक शूतम खान ने वही कुछ किया जिसका तुमने कियाफा लगाया है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मालिना शोर मचा देगी। हम 2-4 ऐसे गवाह तैयार रखेंगे जो शूतम खान को मालिना के साथ गैर हालत में देख सकेंगे। उसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। तूफान खुद ब खुद अपनी राह बना लेगा। आखिरी अल्फाज कहते कहते वास की आवाज मजीद धीमी और मानीखेज हो गई। उसके बाद क्या होगा? शूतम खान पकड़ा जाएगा। उससे पूछा जाएगा कि यह क्या हुआ। शूतम खान कहेगा कि यह लड़की जबरदस्ती मेरी तन्हाई में घुसी है और मुझे कुछ नहीं होगा। वास ने जल्दी से नफी में सारी लाया। मैं यहाँ के लोगों को बहुत करीब से जानने लगा हूँ। इस वाक़े के बाद शूतम कुछ भी कहेगा, उसकी एक नहीं सुनी जाएगी। वो सरदार होने के बावजूद सीधा मुल्जिमों के कटहरे में पहुंचेगा। सामी खान की हिमायती और ख़ास तौर से सामी खान के ससुराली पहले ही बहुत भड़के हुए हैं। वो एक तूफान खड़ा कर देंगे। चलने में तवक्कुफ करके वास ने गुड़गुड़ी के चंद कश लिए और बोला, शायद तुम्हें मालूम ना हो, सामी खान के ससुर बर्क जान का बायां बाजू भी कंधे से कटा हुआ है। यह बाजू 12-13 साल पहले शूतम खान के हुक्म पर उस वक्त काटा गया जब बर्क जान पर एक लद्दाखी से 10 तराजी का इल्ज़ाम लगा था। फिर भी वास इस काम में मालिना के लिए खतरे तो मौजूद हैं। शूतम तो मालिना के पास नहीं आएगा, मालिना ही चलकर शूतम के पास पहुंचेगी। उसे पूछा जाएगा कि वो अग्यारे में क्यों गई, उसने किसके कहने पर ऐसा किया। ऐसे मौकों पर औरत की हर दलील सच मानी जाती है। वो कह सकती है कि शूतम खान ने हुक्म देकर रात के अंधेरे में वहां पहुंचने को कहा था। अग्यारे का अंदर से खुला दरवाजा भी इसकी तस्दीक कर देगा। रुस्तम की कुशादा पेशानी पर सोच की गहरी लकीरें थी। इसके लंबे बाल खोले ओले इसकी पेशानी और ठोड़ी पर झूल रहे थे। वो एक हाथ से अपने जख्मी कंधे को खोले ओले सहलाता रहा, फिर उलझनज़दा लहजे में बोला, कुछ भी है वास, मुझे लड़ाई का ये तरीका पसंद नहीं। मैंने कभी किसी से दुश्मनी चुकाने के लिए औरत को इस्तेमाल नहीं किया, ना ही मैं ये चाहूंगा कि इस जगह से निकलने के लिए एक औरत का सहारा लूं। रुस्तम, मैं जानता हूं तुम एक बहादुर शख्स हो। तुम शूतम का जोर तोड़ने के लिए जो सोच विचार कर रहे हो उसकी वजह बुज़दिली नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। यह मकूला तो तुमने बहुत दफ़ा सुना होगा कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। शायद यह मकूला किसी ऐसी ही सूरत हाल के लिए बनाया गया होगा, लेकिन अगर इस मामले में मालिना को किसी तरह का नुकसान पहुंचा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका मतलब तो फिर यही लिया जाएगा कि हमने अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसी लड़की को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जो यहाँ पहले ही काफ़ी मुसीबतें झेल चुकी है। मगर रुस्तम, ये सिर्फ तुम्हारी अपनी आज़ादी का मामला नहीं है, ये मालिना की आज़ादी रिहाई का मामला भी है, और वो औरत साथ है। इस पाउंदा बस्ती से उसकी रिहाई तुम तीनों की रिहाई से भी ज़्यादा अहम है। कुछ भी है वास, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। अभी रुस्तम का ये फिक्रा मुकम्मल नहीं हुआ था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई तेजी से अंदर आ गया।
रुस्तम और वास ने चौंक कर देखा और हैरान रह गए। ये मालिना थी। वो मुकामी लिबास में थी। मुकामी अंदाज ही में उसने अपने सुनहरी बालों की लंबी लंबी मेंढियां बना रखी थी। उसके सुर्खों सफ़ेद चेहरे पर हिजानी तासरात थे। डॉक्टर, तुम यहाँ? वास ने बेहद ताज्जुब से कहा। वो बगैर आफिर ही के एक निशस्त पर बैठ गई और अपने मखसूस अंदाज में बोली, तुम हम को माफ करना, हम तुमको सॉरी बोलता, हमने तुम का सारा बातें सुना, हम डोर के पीछे होता। रुस्तम और वास ने होंठ सिकोड़ कर एक दूसरे की तरफ देखा। मालिना की नीलगो आंखों में अजीब सी कैफियत थी। वो बात जारी रखते हुए बोली, हमने सब सुना, हम एग्री करता, हम ये काम करना मांगता। यस, आई विल डू दिस जॉब। तुमने क्या सुना मालिना? रुस्तम ने पूछा। जवाब में मालिना ने अपनी लंगड़ी उर्दू और अंग्रेजी में अटक अटक कर वो सब कुछ बता दिया जो यहाँ कहा गया था। दरअसल वास की बीवी ने नाश्ता खिलाने के बाद फिर सो गई थी और इसी दौरान में मालिना इन मियाँ बीवी से मिलने आई थी। इस घर की अंदरूनी दीवारें चीड़ और देवदार के दरख्तों की थी। धीमी आवाज़ भी इन दीवारों से करास हो जाती थी। मालिना ने रुस्तम और वास को बोलते सुना और दरवाजे से लगकर सुनने लगी। वो इस प्लानिंग के बारे में बहुत कुछ समझ चुकी थी और उसकी पुरजोश राय थी कि इस पर अमल किया जाए। सूरत-ए-हाल एकदम ही ड्रामाई रुख इख्तियार कर गई थी। रुस्तम ने मालिना के सामने अपने अंदेशों का खुलकर इज़हार किया। वो किसी अंदेशे को खातिर में नहीं लाई। यूं लगता था कि वो रुस्तम पर अंधाधुंध एतमाद करने लगी है और समझती है कि जिस प्लानिंग को रुस्तम काबिल अमल जान रहा है वो ज़रूर काबिल अमल होगी और कामयाब भी होगी। ये चौथी रात का जिक्र है। मालिना प्रोग्राम पर अमल करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। इसने वक्त की डिमांड के मुताबिक खुद को थोड़ा सा संवार लिया था। कानों में चांदी के बड़े झुमके, गले में चांदी का हार जिसमें सुर्ख पत्थर जुड़े हुए थे। अपनी निगरान औरत के सामान में से उसे रंगीन पत्थर की चंद चूड़ियां भी मिल गई थी। इसे ऊँटों पर थोड़ी सी लाली लगाई और मुकामी अंदाज में गंदे हुए सुनहरी बालों को संवार लिया। इसने लकड़ी के खस्ता हाल स्टैंड पर लगा हुआ बेजवी आईना देखा और अपनी हुय्यत गुजाई पर खुद हैरान हुई। इसने सोचा, क्या वो वाकई डॉक्टर मालिना है? असिस्टेंट प्रोफेसर, एक कामयाब माहिर जिनसियात जो गले में स्टेथोस्कोप लगाए बर्मिंघम के आला तरीन हॉस्पिटल में बगोले की तरह चकराती थी। आज की इस मुकामी हुलिये की औरत और उस डॉक्टर मालिना में कितना फर्क था। आंखों को भरोसा नहीं होता था। फिर इसने खुद से सवाल किया, मालिना, क्या तुम कभी वापस अपने मुल्क पहुंच सकोगी? क्या तुम फिर से अपनी माँ और बड़ी बहन का चेहरा देख सकोगी? और क्या फिर कभी तुम्हारे बॉयफ्रेंड आर्थर की हसास उंगलियां तुम्हारे सुनहरी बालों में चलेंगी और तुम उसके सीने की गर्मी महसूस कर सकोगी? इसे आर्थर की उंगलियां शिद्दत से याद आईं। वो उंगलियां जो गिटार पर चलती थी और हजारों दिलों की धड़कनें तेज कर देती थी। वो एक प्रोफेशनल गिटारिस्ट था। वो सोचने लगी, क्या वो इसका इंतजार कर रहा होगा या फिर किसी और लड़की की जुल्फों में उंगलियां चलाने लगा होगा? वो जिस माशरे में रहती थी वहाँ ज़्यादा देर किसी का इंतजार नहीं किया जाता था। बाज़ औक़ात तो 3-4 रातों की दूरी ही काफ़ी हो जाती थी। या तो तकरीबन 9 माह गुजर चुके थे। इसने इन ख्यालों को ज़हन से झटक दिया। वो जहाँ से आई थी वहाँ किसी से वफा की उम्मीद रखना ही बस था। इसने एक बार फिर आईने में अपना जायज़ा लिया और आने वाले हालात के लिए तैयार हो गई। खिड़की में से ठिठरते हुए तारे आज नज़र नहीं आ रहे थे। मतला साफ नहीं था। ये अंधेरा उसके लिए अच्छा था। खिड़की पर एक साया सा लहराया और फिर वास की मदम आवाज़ आई, ठीक है, आ जाओ। उसने ये फिक्रा अंग्रेजी में कहा था। मालिना ने एक निगाह अपनी सोई पड़ी निगरान पर डाली और शाल लपेट कर बाहर निकल आई। रात अपनी निस्फ के करीब पहुंच चुकी थी। गलियां सुनसान थी और बर्फानी हवा ने जैसे हर शय को मुंजमद कर रखा था। रुस्तम कहाँ है? मालिना ने वास की अकब में चलते चलते सरगोशी में कहा। वो वास से अंग्रेजी में बात करती थी। वो मेरे घर में ही है और तुम्हारी कामयाबी का हम सब बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। वास ने जरा तवक्कुफ किया, फिर मालिना की तरफ झुकते हुए मजीद मदम आवाज में बोला, रुस्तम ने एक बड़े पते की बात कही है और ये बात तुम्हारे लिए एक अहम सवाल का जवाब भी है। कौन सा सवाल? यही कि अगर फर्द महाल वो सब कुछ ना हुआ जिसकी हम तवक्को कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? यानी अगर फर्द महाल शूतम खान तुम्हारी तरफ मुतवज्जो ना हुआ और अपने भरम चार पर कायम रहा। रुस्तम ने क्या कहा है? रुस्तम ने कहा है कि इस सूरत में तुम एक बड़े माकूल बहाने की आड़ ले सकती हो। वही बहाना जो तुमने कुछ अर्सा पहले झील पर से पकड़े जाने के बाद बनाया था। तुम नींद में चलने का उज़र कर सकती हो। ऐसी सूरत में कहा जा सकता है कि तुम रात के वक्त नींद में चलती अग्यारे तक पहुंची। किसी इत्तफाक के तहत अग्यारे का बैरूनी दरवाज़ा खुला रह गया था। तुम अंदर चली गई। ज़बरदस्त, ये अच्छा तजवीज़ है और इस पर अमल हो सकता है, मारिना ने कहा। फिर चंद लम्हे की खामोशी के बाद बोली, रुस्तम एक बात अदबीर शख्स है और एतमाद से भरा हुआ भी। अगर वो मुझे मालिना कहते कहते चुप हो गई,
उसे मालूम नहीं था कि रुस्तम ने वास वगैरह को असल हकीकत बता रखी है या नहीं। बस्ती में तो यही समझा जाता था कि मालिना सामी खान के ज़मीन दोस्त ठिकाने से अज खुद निकली है और शूतम खान तक पहुंची थी। तुम कुछ कहते कहते रुक गई हो, वास ने सरगोशी की। कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी कि रुस्तम और उसके दोस्त बहुत बुलंद हिम्मत है। अगर उन्हें साजगार हालात मिल गए तो वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। खासतौर से रुस्तम की शख्सियत में अलग बात है, हम उससे अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता कर सकते हैं। 2 दिन बिल्कुल सुनसान और तारीक गलियों से गुजर कर वो अग्यारे के सामने पहुंच गए, जहाँ 2 दिन झंडे लहरा रहे थे। 4 दीवारी के अंदर मखरूती झोंपड़ी की साख्त पगोड़ों से मिलती जुलती थी, लेकिन ये पगोड़े नहीं थे। सामने एक आबूक की लकड़ी का वो कदीम दरवाजा था जिसे खोलकर मालिना को अंदर जाना था। इसका दिल शिद्दत से धड़कने लगा। सख्त सर्दी के बावजूद इसे अपनी हथेलियां नम महसूस हुई। सारी बातें तुम्हें याद है ना? वास ने अंग्रेजी में पूछा। मालिना ने इस बात में सर हिलाया। वास बोला, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, अब तुम जाओ, दरवाजा खुला है, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। वास चंद कदम पीछे हटकर तारीकी में रोपोश हो गया। मालिना कुछ देर तक गली के बस में तेज बर्फानी हवा के सामने बेहरकत खड़ी रही। फिर उसने मुस्तहकम अंदाज में कदम बढ़ाए और अपना हाथ लकड़ी के बारी भरकम दरवाजे पर रख दिया। इसने दबाव डाला तो एक मुहीन आवाज के साथ दरवाजे का पटवा हो गया। मालिना अंदर दाखिल हुई और अपने कम में दरवाजा पीट दिया। अंदर पगोड़ानुमा झोंपड़ों में से एक झोंपड़े के अंदर इसे लालटेन की मदम रोशनी नजर आई। ये गोल झोंपड़ा दीगर 2 छोटे झोंपड़ों से जरा हटकर था। इसमें हल्का सा धुआं भी उठता महसूस हो रहा था। गालबन अंगीठी वगैरह दहक रही थी। मालिना बर्फ की पतली तह पर कदम रखती उसी बड़े झोंपड़े की तरफ बढ़ी। इसके टखनों में बंधी हुई चांदी की पायलों ने मदम आवाज पैदा की। झोंपड़ी का चौबी दरवाजा अंदर से बंद था। मालिना ने दिल कड़ा करके दरवाजे को आहिस्ता आहिस्ता हिलाया। अंदर लालटेन की रोशनी में हरकत पैदा हुई। अंदर जो कोई भी था वो जाग रहा था। मालिना उल्टे कदमों पीछे हटकर छोटे झोंपड़े की ओट में हो गई। चंद सेकंड बाद बड़े झोंपड़े का दरवाजा खुला। मालिना ने जुरजुरी लेकर देखा, वो शूतम खान था। उसके एक हाथ में लालटेन थी और लालटेन की सुर्ख रोशनी शूतम खान की जाड़, चिंकाड़, दाढ़ी और घनी बुओं में मुनक्स हो रही थी। उसने सरसराती हुई आवाज में कुछ कहा। गालबन पूछा था कि कौन है? मालिना ने झोंपड़े की ओट से इसे अपनी झलक दिखाई। ओढ़नी इसने सर पर से टलका दी थी। इसके माथे पर और सुर्खों सफेद कानों में चांदी का जेवर दमक रहा था। शूतम खान इसे देखा और हक्का बक्का होकर जल्दी से बाहर आ गया। उसने अजीब हैरत में इस आवाज में कुछ कहा भी। मालिना उसे झलक दिखाकर दूसरे झोंपड़े की ओट में चली गई। नीम तारीकी में उसकी पायल और चूड़ियां छन छन बज उठी थी। लंबा तड़ंगा शूतम खान लड़खड़ाता पहले झोंपड़े के अगम में पहुंचा तो मालिना दूसरे झोंपड़े की ओट में थी। इसने दोबारा झलक दिखाई। शूतम खान ने एक बार फिर बारी बरकम आवाज में कुछ कहा और तेजी से मालिना की तरफ आया। मालिना झोंपड़े में घुसी और उसके दूसरे दरवाजे में से निकलकर सबसे बड़े झोंपड़े की तरफ आ गई। चंद सेकंड तक शूतम से मजीद आंख मचोली खेलने के बाद मालिना बड़े झोंपड़े के अंदर दाखिल हो गई। यहाँ फर्श पर दबीज गालीचे थे जिनको मजीद आरामदेह बनाने के लिए इन पर जानवरों की खालें बिछाई गई थी। यहाँ खुशगवार हरारत महसूस हुई क्योंकि अंगीठी में आग मौजूद थी। एक तरफ इबादत के लिए चबूतरा सा नजर आया। यहाँ एक सफ़ेद तख्ते पर पाक दरख्त आबूक की शबी बनी हुई थी और आबूक के फूलों से हार परोकर झोंपड़े की छत से लटकाए गए थे। या मालिना को उस जादुई पौधे सब गंदल की खुशबू भी महसूस हुई जिसकी कशिश सैकड़ों लोगों को और खुद मालिना को कहाँ से कहाँ ले आई थी। वही इस पौधे पर होने वाले तजर्बात के सिलसिले ही में तो लंदन से पाकिस्तान और फिर इन दूर दराज पहाड़ों में पहुंची थी। ये सारे ख्यालात शायद सेकंड से भी कम वक्त में मालिना के दिमाग से गुजर गए। एक लालटेन झोंपड़े के अंदर भी झूल रही थी। वो अपनी तमाम तर रोनाई और अपनी खूबसूरती के बख्शे हुए सारे एतमाद के साथ उस लालटेन के सामने जा खड़ी हुई। वो जानती थी कि वो दिलकश नजर आ रही है। कुछ ही देर बाद इसने हाँपे हुए शूतम को अपने रूबरू पाया। वो खौफनाक नजर आ रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आखिरी हद तक खुली हुई थी, बिखरी हुई थी। खुदरू दाढ़ी के अंदर होंठ लर्ज रहे थे। तुम यहाँ कैसे? वो बेपनाह हैरत से बोला। पिछले चंद माह में मुकामी जबान के गिने चुने अल्फाज मालिना की समझ में आने लगे थे। इसे मालूम हुआ था कि ये जबान पश्तो, तातानी, कश्मीरी वगैरह का मुरक्कब है। वो मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए इसे अंदाजा हुआ कि शूतम की हालत देखकर इसके अंदर एतमाद पैदा हो रहा है। उसने जवाब में जो अल्फाज कहे वो इसने पहले ही चुन लिए थे। वो बोली, मैं बेखबर नींद में चलकर यहाँ हूँ। जवाब में शूतम खान ने बहुत कुछ कहा लेकिन मालिना की समझ में बस 1-2 लफ्ज ही आए।
शूतम के गले की रगें फूली हुई थी। वो जैसे अपनी निगाह मालिना के सरापे से हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर कामयाब नहीं हो रहा था। यूं लगता था कि वो बतदरीज एक कैदियत में मुबतला होता जा रहा है। मालिना साकत खड़ी रही। अब वो ओढ़नी से बेनियाज थी। अंगीठी की सुर्ख रोशनी मालिना की गर्दन और उसके चेहरे को जगमगाती रही। शूतम ने एक बार फिर बोलना शुरू कर दिया। वो गुस्से में नजर आने की कोशिश कर रहा था। उसकी बातों से बस चंद एक बेरब्त अल्फाज ही मालिना की समझ में आए। तुम शर्म पाक गुनाह। कुछ देर बाद शूतम खान ने मालिना को उंगली से इशारे करने शुरू किए। वो इसे बाहर निकल जाने का हुक्म दे रहा था। यह सूरत हाल उस सूरत हाल से बिल्कुल मुख्तलिफ थी जिसकी मालिना तवक्को कर रही थी। शूतम थोड़ी देर के लिए मबहूत जरूर नजर आया था, लेकिन अब वो एकदम संभला हुआ दिखाई देता था। इसका क्या मतलब था? क्या आवाज के लगाए हुए अंदाजे गलत थे? क्या शूतम इतना कमजोर नहीं था जितना वास ने समझा था? अगर वाकई ऐसा है तो अब क्या होगा? क्या उसे यहां से निकाल बाहर करेगा या फिर अपने मुहावजों के हवाले कर देगा? कहीं वो इसके साथ मारपीटी शुरू ना कर दे? कुछ भी था, आखिर वो यहाँ का सरदार था। एक ही सेकंड में ये सारे ख्यालात मालिना के जहन से गुजर गए। अचानक वो बुरी तरह चौंक गई। जिस जगह वो गुदाज गालीचे पर खड़ी थी, वहां से फकत 3 कदम की दूरी पर एक सुर्ख गालीचे में हरकत पैदा हुई। ये गालीचा थोड़ा सा ऊपर उठा। 5-6 इंच के खला में से मालिना को एक जवान बल्तिस्तानी लड़की की आंखें दिखाई दी। फिर एकदम खला बंद हो गया और गालीचा फर्श पर बराबर हो गया। मालिना सख्त किसी हालत में खड़ी रह गई। शूतम तड़प कर आगे बढ़ा। उसने हरकत करने वाले गालीचे को ठीक से खींचकर उसकी जगह पर बिठा दिया। मालिना सन्नाटे में थी। दरहकीकत यहाँ फर्श में एक रास्ता था जिस पर लकड़ी का चौकोर ढकना था। गालीचा उस चौकोर ढकने पर बिछा हुआ था और यहाँ एक लड़की थी। गालीचा बराबर करने के बाद शूतम लपक कर दरवाजे की तरफ गया और इससे पहले कि मालिना भाग कर दरवाजे तक पहुंचती, शूतम ने दरवाजे को अंदर से कुंडी चढ़ा दी और मालिना को बाजू से पकड़कर वापस उन्हीं गदीलों में फेंक दिया। उसकी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों में इश्तियाल था, लेकिन इस इश्तियाल का ताल्लुक जिन से नजर नहीं आता था। मालिना खुद माहिर जिन्सियात थी। इससे बेहतर ऐसा तजिया और कौन कर सकता था? फिर एकदम मालिना की आंखों के सामने चमका सा हुआ। इसने देखा। शूतम ने लपक कर एक तरफ पड़ी कुल्हाड़ी उठा ली। छोटे दस्ते की इस कुल्हाड़ी का फल लालटेनों की रोशनी में खौफनाक चमक दे रहा था। खुदा के लिए नहीं, वो बेसाख्ता चिल्लाई। फिर इसके जहन में आया कि यहाँ मिन्नत समाजे से काम चलने वाला नहीं है। वो शूतम के एक अहम तरीन राज से आगाह हो चुकी है। अब शूतम उसे जिंदा रखने का रिस्क नहीं ले सकता। वो यही चाहेगा कि इसे झोंपड़े के अंदर हमेशा के लिए खामोश कर दे। बाद वो इस पर कोई भी इल्जाम आयद कर सकता था। वो मार्गा नामी इस पाउंदा बस्ती का काबिल एहतराम सरदार था। इसके किसी भी बात पर आंखें बंद करके यकीन किया जा सकता था। अपनी जिंदगी बचाने की फितरी ख्वाहिश के तहत मालिना के जिस्म में बरकिसी कूद गई। दूसरी तरफ शूतम बेपनाह वहशत के साथ मालिना पर हमलावर हुआ। उसने कुल्हाड़ी का वार किया। यह वार यकीनन मालिना को कत्ल करने के लिए था। वो तेजी से अपनी जगह ना छोड़ती तो इसका सर 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाता। वार बेहद दरिंदगी से किया गया था, लिहाजा जब वार खाली गया तो शूतम अपने जोर में लड़खड़ाकर घुटनों के बल गिर गया। मालिना तड़प कर दरवाजे तक पहुंची और कुंडी गिराकर बाहर निकल आई। वो जानती थी कि शूतम खान तूफान की तरह इसके पीछे है। वो पूरे जोर से चिल्लाई, बचाओ, खुदा के लिए बचाओ। अबू की लकड़ी का बैरूनी दरवाजा धमाके से खुला और 2 साए अंदर दाखिल हुए। ये वो लोग थे जिन्हें वास ने प्रोग्राम के तहत बतौर गवाह अगियारे के करीब मौजूद रखा हुआ था। वास उनके पीछे था, मगर अंदर की सूरत का वास को पता ना था और ना बाकी गवाहों को। वास तो यकीनन यही समझता होगा कि शूतम खान नीम बरहना हालत में या बरहना मालिना से गुथम गुथा होगा, और जब वो मालिना की पुकार पर भागते हुए अंदर पहुंचेंगे तो वो सख्ता खड़ा रह जाएगा। मगर यहाँ तो नक्शा ही दूसरा था। शूतम खान गजबनाक हालत में मालिना के पीछे था। कुल्हाड़ी उसके हाथ में थी और वो दौड़ रहा था। एक साया शूतम के कंधे से टकराने के बाद दूर जा गिरा, दूसरा खुद ही एक तरफ हो गया। शूतम कुल्हाड़ी सौंध कर मालिना के पीछे दौड़ता चला गया। उसके कदमों की मोहलक आवाज मालिना अपने पीछे सिर्फ 15-20 मिनट की दूरी पर सुन रही थी और यह फासला मजीद कम होता जा रहा था। मालिना जानती थी कि किसी भी लम्हे कुल्हाड़ी का तेज धार फौलादी फल इसके सर से टकरा सकता है। वो नीची छत वाले तारीक घरों के दरमियान यख बस्ता गली में भाग रही थी और साथ साथ चिल्ला भी रही थी। इसका दिल कह रहा था कि बिलाखिर इसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। वो कहाँ जाए, किस तरफ जाए? इसने धुंधलाए हुए जहन के साथ सोचा। इसकी आंखों के सामने रुस्तम का चेहरा उभरा। फराग पेशानी पर झूमते हुए बाल, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें एतमाद कूट कूट कर भरा हुआ था। वो इसे ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन वो इन लोगों में से था मुसीबत में जिन पर ख्वाह मुखा
भरोसा करने को दिल चाहता है। और वह रुस्तम आजकल मुतरज्जम वास के घर में था। मालिना वहां उसे मिल चुकी थी। भागते भागते मालिना के कदम बेसाख्ता वास के घर की तरफ मुड़ गए। रुस्तम वास के घर में अंगीठी के करीब बैठा था। ये रात के 11 बजे का अमल था, मगर वो जाग रहा था। वास की बीवी भी जाग रही थी। ये सोने की नहीं, जागने की रात थी। आज इस पाउंदा बस्ती में कुछ भी हो सकता था। वास की बीवी ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा? सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा है? उम्मीद तो यही है, रुस्तम ने सर हिलाया। तुम दोनों के अलावा किसी को इस मामले का पता है? किसी को भी नहीं, रुस्तम ने जवाब दिया। और वो 2-3 गवाह जो अग्यारे में जाएंगे? वास ने उनको भी कुछ नहीं बताया। वो बस उन्हें किसी बहाने से अग्यारे के करीब ले गया है। लेकिन अगर अभी वास की बीवी ने इतना ही कहा था कि दूर से एक चिल्लाती हुई नुस्वानी आवाज सुनाई दी। आवाज तेजी से करीब आ रही थी। ओ खुदाया, ये क्या है? वास की बीवी खौफजदा लहजे में बोली। रुस्तम तेजी से उठा और अपनी वजनी बेड़ी घसीटता दरवाजे तक पहुंचा। इसे दूर गली में एक साया नजर आया। वो अंधाधुंध भागता हुआ इसी की तरफ आ रहा था। उसके अगम में एक लंबा तड़ंगा साया भी मौजूद था। बचाओ बचाओ! एक तेज आवाज सन्नाटे को चीरती हुई आई। यकीनन ये मालिना थी। उसे बचाओ बचाओ के अल्फाज अंग्रेजी में अदा किए थे। मुझे कुल्हाड़ी दो, रुस्तम ने हिजानी लहजे में वास की बीवी से कहा। इसे लपक कर कुल्हाड़ी रुस्तम की तरफ बढ़ाई। रुस्तम कुल्हाड़ी थाम कर बाहर गली में निकला। उस वक्त तक मालिना भागती हुई रुस्तम तक पहुंच चुकी थी। रुस्तम बस इतना ही देख सका कि वो सर और पांव से नंगी है। तारों की मदम रोशनी में उसके कानों में चांदी के बड़े बड़े आवेजे नजर आ रहे थे। यकीनन मालिना ने भी रुस्तम को पहचान लिया था। वो तीर की तरह सीधी आई और फिर रुस्तम की ओट में हो गई। मालिना के पीछे जो साया दौड़ता हुआ आ रहा था वो शूतम खान के सिवा और कोई ना था। कुल्हाड़ी उसने सर से बुलंद कर रखी थी। उसका अंदाज बेहद खतरनाक था। रुको! रुस्तम चिल्लाकर शूतम के रस्से में आया। शूतम का जोरदार धक्का लगने के बाद रुस्तम लड़खड़ाया जरूर, लेकिन गिरा नहीं। शूतम भी जरा सा लड़खड़ाया और फिर संभल गया। यूं लगता था कि लम्हे में उसे मालिना के सिवा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। वो कुल्हाड़ी सूंघकर दोबारा मालिना पर झपटा तो रुस्तम फिर उसके सामने था। इस मर्तबा रुस्तम ने शूतम खान को अपने कंधे की जोरदार जरब से पीछे हटाया। शूतम खान ने भी जख्मी दरिंदे की तरह फुनकार कर रुस्तम पर हमला किया। रुस्तम ने कुल्हाड़ी का वार कुल्हाड़ी पर रोका। लोहे से लोहा टकराया तो फजा में चिंगारियां सी छूटी। इसी दौरान में कहीं और साए मौके पर पहुंच गए, लेकिन अभी शूतम खान के सामने आने और उसका हाथ रोकने की हिम्मत किसी में ना थी। शूतम ने किसी मुश्तइल हाथी की तरह चिंगारते हुए रुस्तम पर कुल्हाड़ी के कई वार किए। ये सारे वार रुस्तम ने चाबक दस्ती से अपनी कुल्हाड़ी पर लिए और छोटे छोटे कदमों से पीछे हटता गया। इसे सूरत-ए-हाल की कुछ समझ नहीं आ रही थी, ना इसे ये पता था कि इसे शूतम खान पर जवाबी वार करना चाहिए या नहीं। इन लम्हों में सिर्फ इसका एक ही मकसद था और वो ये कि वो मालिना को शूतम की वहशियाना यलगार से बचाए। और इसे लग रहा था कि वो इस मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया है। वो महसूस कर रहा था कि मालिना अब इसके अकम में नहीं है। शूतम के सारे गैज़ो गज़ब का निशाना अब रुस्तम था। वो बड़ी दलेरी और कामयाबी से उसके गैज़ो गज़ब को झील रहा था। इसी दौरान में वास ने अकब से सरदार शूतम को संभालने की कोशिश की। पहली कोशिश में तो वो दूर जा गिरा, ताहम दूसरी कोशिश में चंद और अफराद उसके साथ शामिल हो गए और उन्होंने बड़ी बेबाकी से शूतम खान को अपने घेरे में ले लिया। उन्हीं नौवार अफराद में से कुछ लोग रुस्तम की दिफा के लिए उसके सामने खड़े हो गए। इर्द गिर्द के दरवाजे धड़ाधड़ खुल गए और दर्जनों लालटेने और लैंप गर्दिश करने लगे। शूतम की जानी आवाज गूंज रही थी। वो मुकामी जबान में चिंगार रहा था, पकड़ो पकड़ो, उसे कहाँ गई? पकड़ो, जान से मार दो। शूतम को संभालने की कोशिश में वास की एक कलाई जख्मी हो गई थी और वहां से खून टपक टपक कर गली में फैलता जा रहा था। इसी दौरान में चंद बचल बरदार घुड़सवार भी मौके पर पहुंच गए। ये सब मुकामी ही थे। उनमें से एक फर्द को देखकर रुस्तम चौंका। ये चौड़े शानों वाला एक दराजकद शख्स था। घोड़े पर बैठा वो सबसे ऊंचा लग रहा था। उसके एक बाजू कंधे से कटा हुआ था और खाली आस्तीन हवा में झूल रही थी। वो मौके पर मौजूद लोगों से मुखातिब होकर बड़े तैश के आलम में कुछ कह रहा था। रुस्तम ने अंदाजा लगाया कि यही शख्स शामी खान का सुसर बर्क चान है।
है।